नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फ़ा लीडर्स में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स के बारे में, जो कि चैप्टर 2 ऑफ द सीआरपीसी में दिया गया है। तो कई सारे लोगों को ये समस्या होती है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड समझ नहीं आते कि यार ये होते क्या हैं, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, इनका इस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, ज्यूरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेशन, पावर, इतनी सारी पॉइंट्स हैं, कैसे इनको याद करेंगे। तो मैं इसको अपने तरीके से, जैसे कि एक आपका अच्छा दोस्त आपको सिंप्लीफाई करके बताता है, वैसे ही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो क्योंकि टॉपिक ऐसा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इसलिए आप पूरी तैयारी से बैठिए, यानी कि कलम दवात लेके बैठिए, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी ले लीजिए और हो सके तो कान में हेडफोन लगा के फिर बैठिए, ताकि आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो इस वीडियो पे बना रहे। तो इसलिए इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर 2 ऑफ द सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स, यानी कि जो क्रिमिनल कोड कौन कौन से हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में जो है वो चैप्टर 2 में दिया गया है, जो कि सेक्शन 6 से लेकर 25A तक के डील करता है। अब यहाँ पर लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सीधे बिना कुछ सोचे समझे, बिना इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी के समझे, वो सीधे सेक्शन में ही कूद पड़ते हैं, प्रोविज़न में ही कूद पड़ते हैं, और इस वजह से समझ नहीं आता। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप सीधे सेक्शन या प्रोविज़न पे मत जाइए, पहले एक इसकी बेसिक आइडियोलॉजी समझिए, इसकी हायरार्की समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और वरना अगर सीधे आप सेक्शन पे जाएंगे तो भाई शरीर का जो पहला माला है ना, वहाँ पे जेट स्ट्रीम चलने लगेगी, सब सन्नाटे में चला जाएगा, साए साए चलेगा। तो सबसे पहले आप हायरार्की अगर समझिए तो हायरार्की के मुताबिक सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी नीचे आता है यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम COS लिखेंगे। अब कोर्ट ऑफ सेशन एक डिवीज़न में एक ही होता है, वो आपको धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। अब कोर्ट ऑफ सेशन के साथ अगर मामले ज़्यादा हैं, केसेस ज़्यादा हैं, या एरिया बड़ा है, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, तो इनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर असिस्टेंट सेशन जज की भी व्यवस्था की जाती है। सॉरी SJ लिखना था। और अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जैसे कि सिटी के मामले में भाई, तो नॉर्मल सिटी के लिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चलेंगे, लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स या डिवीज़न वगैरह इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लीजिए, इनको कोर्ट मैंने गलत लिख दिया, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लेते हैं। और फिर आते हैं अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनको हम JM बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं अपने हिसाब से, आई होप कि अच्छा बनेगा। तो यहाँ से, क्योंकि ये सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ बनाएंगे। अब असिस्टेंट सेशन जज की हम आगे बात करेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया पे आते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसके बारे में प्रोविज़न ये दिया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया एक अलग एरिया होगा, जिसमें कि एक मतलब जितने चाहे उतने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उनमें से एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो है वो यहाँ पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि CMM बनाया जाएगा। और कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बताए गए हैं, यानी कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये इतने टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, जिसमें कि हाई कोर्ट को लगता है कि यार जो 36 गुण है वो मिल रहे हैं, तो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, यानी कि जुडिशियल सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अगर 36 गुण मिल गए तो यहाँ पर CGM बना देते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। CGM के फिर नीचे जाके अब यहाँ पर कई काइंड्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होते हैं, और
स्पेशल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी एक एरिया में हो जाते हैं। अब इनमें भी अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजीएम है, सीजीएम अकेले से मामला नहीं निपट रहा है, तो उसकी हेल्प के लिए भी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, जिसको हम एसीजीएम भी बोलते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे, उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। उनके हिसाब से अगर इस मामले को, ये जो डिवीज़न है उसको और सब डिवीज़न में डिफ़ाइन किया जा सकता है, सब डिवीज़न में डिवाइड करके इसका एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का निपटाया जा सकता है। तो उस डिवीज़न को यहाँ पर बीच में ही काट कर एक सब डिवीज़न बना देंगे और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे उसको बोला जाता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि SDJM। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी हायरार्की जो है वो समझ में आ गई होगी। और इस हायरार्की के बाद अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और उसके पहले इसको पूरा का पूरा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि भाई अपने पास इतनी ही जगह है। ओके, हाँ, हो जा भाई, वेट। हाँ, तो अब इसमें भी आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं, वो क्या होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न इनको लेके भी बहुत सारा होता है। तो अगर मजिस्ट्रेट की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट दो काइंड ऑफ हो सकते हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, जिनमें जो पहला मजिस्ट्रेट है उनको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो दूसरा काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट है उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको वो कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये दो काइंड के मजिस्ट्रेट इसमें बताए गए हैं हमारे सीआरपीसी में। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, इसकी अपॉइंटमेंट और इस पे सबऑर्डिनेशन, जो अधिकार होता है, जो कंट्रोल होता है, वो दोनों ही जो होते हैं वो एक हाई कोर्ट का होता है। यानी कि हाई कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करता है कि किसको अपॉइंट करना है, इनके बीच में कैसे कंट्रोल वगैरह रखना है, सुपरविज़न वगैरह कैसे करना है। लेकिन इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन वो कंट्रोल में होते हैं हाई कोर्ट के। जैसे अब इसमें, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर उसके बाद स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे मजिस्ट्रेट आते हैं। तो इनको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में रखते हैं। इनका जो काम होता है वो प्योरली, जो इनका काम होता है वो प्योरली जुडिशियल वर्क का होता है, यानी कि केवल जुडिशरी से रिलेटेड ही काम करते हैं, ये इसके अलावा कोई भी काम नहीं करते हैं। अब आते हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का इस्टेब्लिशमेंट और प्लस अपॉइंटमेंट, ये दोनों ही काम ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य सरकार होगी वो करेगी, और ये उन्हीं के कंट्रोल में, स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होते हैं। अब इनमें आते कौन कौन है? जैसे एक जिले का डीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको एडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको एसडीएम बोलते हैं। ठीक है, फिर स्पेशल काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, और इनका जो काम होता है वो मात्र पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, ये जुडिशियल नेचर के काम नहीं करते, ये पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो करते हैं। तो ये इनके बीच में एक डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, और जितने भी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सेकेंडली हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में। थर्डली हम बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। फोर्थली हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। और फिफ्थली हम बात करेंगे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में। ठीक है,
अब इन सभी के बारे में आप जब कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सब कुछ बाँचने बैठेंगे तो लॉ बहुत ही ज़्यादा लंबा है और भाई सब नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कौन करता है। तो बेसिकली पूरे सीआरपीसी में चाहे वो सेशन कोर्ट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, उनको इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ये आपको याद रखना है, ये आपको पूरे उसमें काम आएगा। सेकेंडली, इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे, तो कभी भी अगर आपको प्रोविज़न याद नहीं भी आ रहा है तो भी आप लिख सकते हैं आंसर को। अपॉइंटमेंट यहाँ पे ज़्यादातर में हाई कोर्ट ही करती है, सिवाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को छोड़ के जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो हाई कोर्ट ही करेगी। थर्ड पॉइंट इज़ कि इनका लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है, क्या होगा जुरिडिक्शन, और जुरिडिक्शन डिफ़ाइन कौन करेगा। तो ये उसमें जो भी कोर्ट्स होंगी जो उनकी सुपीरियर होंगी वो करती हैं। फोर्थली, इनका सब ऑर्डिनेशन, ये किसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में जो इनका है पॉइंट वो है पावर का, कि इनकी पावर क्या होती है। तो बेसिकली पावर जो दी गई है वो सेक्शन 28 और 29 में दी गई है, और जिसके बारे में हम हर कोर्ट में जब बात करेंगे तो उसमें आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 6 से शुरू करते हैं। तो सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें सेक्शन 6 की, तो ये बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर बैरक पढ़ के इसलिए नहीं सुनाने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा। मैं आपको ऐसे एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इसको पूरा वीडियो देखने के बाद जो आप फिर से बैरक पढ़ेंगे, आपको हर एक पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप अपने टीचर तक को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सेक्शन 6 में देखेंगे तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स तो ऐसे आपको दिख जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट जो छुपे हुए हैं और उन पे लोग गौर नहीं करते। तो अगर पूरे सेक्शन 6 को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुल मिला के 6 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात की गई है, जिनमें सबसे पहला काइंड है हाई कोर्ट, दूसरा है कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, जो कि एनी लॉ या अदर लॉ से इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है कोर्ट ऑफ सेशन, चौथा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिफ्थ पॉइंट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ, अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसी में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसकी बात की गई है। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की बात की गई है। और 6th पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। यानी कि पूरे सेक्शन 6 में केवल इतने ही काइंड ऑफ जो हैं क्रिमिनल कोड दिए गए हैं, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। सेक्शन 7 पे आते हैं। तो सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में। अब टेरिटोरियल डिवीज़न का मतलब होता है कि क्षेत्र के आधार पर, एक एरिया के आधार पर उस एक एरिया को कितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया और इसमें कितने कोर्ट इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें ये बताया गया है कि एक टेरिटोरियल डिवीज़न जो है उसमें क्या होगा कि या फिर एक सिंगल स्टेट को मिला के एक सेशन डिवीज़न बना देंगे, ठीक है, एक सिंगल स्टेट को मिला के एक सेशन डिवीज़न बना देंगे। जैसे कि गोवा जैसा स्टेट है, गोवा या सिक्किम जैसा स्टेट, तो वो काफ़ी छोटे हैं, तो उसमें अगर सब डिवीज़न करेंगे तो काफ़ी खर्चा आएगा, सरकार का भी खर्चा आएगा, व्यर्थ का बाकी सारे रिसोर्सेज खर्चा होंगे। तो क्योंकि छोटा स्टेट है तो उसको एक सिंगल सेशन डिवीज़न में डिवाइड करके उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको सिंगल सेशन डिवीज़न बना देते हैं। लेकिन अगर स्टेट बड़ा है, उत्तर प्रदेश जैसा है जिसमें क्राइम भी ज़्यादा है, जिसमें एरिया भी ज़्यादा है, जिसमें गुंडे भी ज़्यादा हैं, वो सुना है ना पैंथर भाई का गाना, यूपी से पे सुना, काफ़ी अच्छा है। तो अगर ऐसे यूपी जैसे स्टेट के लिए करना है सेशन डिवीज़न इस्टेब्लिश, तो इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न्स को बनाना पड़ता है। एक सेशन से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सेशन डिवीज़न बनाने पड़ेंगे और उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये इसमें कहा गया है। अब इस सेशन डिवीज़न में क्या होगा, सेशन डिवीज़न को कैसे बनाया जाएगा, इसमें या फिर एक ज़िला होगा, अगर एक ज़िला से काम चल जा रहा है तो एक सेशन डिवीज़न में एक ही ज़िला होगा, और अगर एक ज़िला से एक डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चल रहा है तो मोर देन
1 डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। ये मोर मुझे पता भी नहीं मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, तो ये बताया गया इसमें। अब इसमें एक और पॉइंट बताया गया है, वो ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सेशन डिवीज़न के जो उनका एरिया है उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कम ज़िले जोड़ सकते हैं, ज़्यादा ज़िले जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी अल्टरेशन ऐसा नहीं होगा जिससे कि उस एरिया को उसको नुकसान हो। और जो भी वो किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट और अल्टरेशन, ये दोनों ही चीज़ की जाएंगी वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के पश्चात ही की जाएंगी, अकेले दम पे नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। और फोर्थ पॉइंट ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के पश्चात वो एक डिस्ट्रिक्ट को या एक डिस्ट्रिक्ट को ही उठा के सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है और उनके लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है। ये पूरा सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया गया है। बाकी और जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम सेशन कोर्ट पे। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? तो कोर्ट ऑफ सेशन जैसा कि मैंने बताया कि भाई हम इतने ही पॉइंट्स के उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सेशन कोर्ट की बात करते हैं। तो सेशन कोर्ट के बारे में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 डील करता है सेशन कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट से, इसके अपॉइंटमेंट से। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, काम चला लेना। थर्ड थिंग इज़ अर्जेंट एप्लीकेशन के केस में क्या होगा। और फोर्थ पॉइंट इज़ प्लेस ऑफ सिटिंग से रिलेटेड। तो इसमें भाई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस्टेब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जो कि एक सेशन डिवीज़न के लिए वो एक सेशन डिवीज़न के लिए सेशन कोर्ट को इस्टेब्लिश करेंगी। अब इस्टेब्लिश सेशन डिवीज़न इस्टेब्लिश इसको स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और इसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट भाई जैसा पहले ही बता चुके हैं हाई कोर्ट करेगा। अपॉइंटमेंट कैसे करेगा? इसके जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट का है। और हाई कोर्ट को अगर यथोचित लगता है, सही लगता है, ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक तो भाई एक सेशन जज को अपॉइंट करेगा जो कि मेन होगा, और उनकी हेल्प के लिए एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट करेगा, और साथ ही साथ असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ पूरी बताई गई है। अब इसके अलावा बात करते हैं थर्ड पॉइंट अर्जेंट एप्लीकेशन के केस में। तो अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है जिसमें त्वरित कार्यवाही करना आवश्यक है, तो उस केस में हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी कि वो किसी अन्य एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा उनको डिस्पोज किया जाए, उनको निपटाया जाए। अगर ये दोनों ही वैकेंट हैं, मतलब पहली बात तो सेशन जज वैकेंट है, तो उनकी कंडीशन में एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज कर सकता है। और अगर ये दोनों भी नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन डिवीज़न विल डील विद दैट पर्टिकुलर अर्जेंट एप्लीकेशन। और उस केस में अगर वो एप्लीकेशन से डील कर रहा है तो वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि उस सेशन जज का होता है। और प्लेस के बारे में यहाँ पर 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट है ऑर्डिनरी सेंस में, यानी कि जनरली तो ये होगा कि हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भैया आपको उस पूरे सेशन एरिया में, उस पूरे सेशन डिवीज़न में कहाँ पर आपको बैठना है, कहाँ पर आपकी सिटिंग होगी। लेकिन अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कि विटनेस एंड प्रोसिक्यूशन के लिए असंभव है कि वो उस प्लेस पे पहुंच के अपनी गवाही और अपना प्रोसीडिंग वगैरह चला सकें, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो उस जगह पे जहाँ पर विटनेस और प्रोसिक्यूशन को आराम रहेगा, उनकी सुविधा रहेगी, उस जगह पे जाके अपनी प्लेस ऑफ सिटिंग कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर अपनी कोर्ट अदालत लगा सकते हैं। ये सेक्शन 9 बताता है। सेक्शन 9 के अलावा बातें हम सबऑर्डिनेशन पे, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेशन ये दिया गया है सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, जो बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट
सेशन जज, यानी कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो कैसे किसके कंट्रोल में रहेंगे और कौन उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा, और वो अर्जेंट एप्लीकेशन के केस में उनसे कैसे डील किया जाएगा। यानी फिर से यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो सबऑर्डिनेट किसके होंगे, सेकेंड पॉइंट इज़ अर्जेंट एप्लीकेशन के केस में क्या होगा, कैसे डील किया जाएगा, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करेगा। तो भाई सबऑर्डिनेट, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हर एक असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सेशन जज का, जो उस डिवीज़न का सेशन जज है उसका सबऑर्डिनेट होगा। अर्जेंट एप्लीकेशन, मान लीजिए कि अगर उस केस में सेशन जज है वो वैकेंट है, वो वहाँ पर अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी असिस्टेंट सेशन जज जो है वो उस केस की उस अर्जेंट एप्लीकेशन की सुनवाई कर सकता है। और द थर्ड थिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, तो यानी कि जो सेशन जज होगा वही इन असिस्टेंट सेशन जज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा कि ये किन क्लासेस ऑफ केसेस से या किन पर्टिकुलर पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे और किन किन कामों को इनको करना है। तो ये पूरा काम सेशन जज का होता है। थर्ड थिंग, अब ये सब तो हो गया, अब आता है कि एक सेशन जज का पावर क्या होता है। तो इसका पावर दिया गया है सेक्शन 28 में। अब मैं जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूँ प्लीज़ आप कोशिश करिए कि किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पॉइंट्स काफ़ी याद रहेंगे, तो आंसर राइटिंग में या MCQ वगैरह में आपको काफ़ी काम आएंगे। तो सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि एक सेशन कोर्ट को या सेशन जज को पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। एक सेशन जज को अनलिमिटेड पावर्स मिली हुई हैं कि वो कितनी भी सज़ा दे सकता है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस दे रहा है तो वो जो है वो हाई कोर्ट की यहाँ पर कंफर्मेशन, उनकी जो है परमिशन लेनी, उनकी कंफर्मेशन लेनी ज़रूरी हो जाती है। यानी कि वो डेथ सेंटेंस बिना हाई कोर्ट की परमिशन के नहीं दे सकता। साथ ही साथ में जो असिस्टेंट सेशन जज हैं भाई वो 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और वो कितना भी फ़ाइन यानी अनलिमिटेड फ़ाइन दे सकते हैं। ये इनकी पावर्स होती है, ये सेक्शन 28 में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में भाई क्या व्यवस्था दी गई है। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे पहला लिख लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये दोनों बात करता है, सेक्शन 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो भाई जैसा कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट एक डिवीज़न में जितने चाहे उतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को वो इस्टेब्लिश कर सकता है, जितने चाहे उतने इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन इस्टेब्लिश कर सकता है इसका मतलब ये नहीं अंधाधुंध उठा के 20-25 ठो डाल दिया, नहीं। यहाँ पर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। हाई कोर्ट से पहले पूछेगा कि भैया एक डिवीज़न में हम इतने जज मतलब इतना जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार घर तो ये बनाते जा रहे हैं, किराएदार तो हाई कोर्ट को छोड़ना है ना। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के पश्चात ही एक डिवीज़न में, एक डिस्ट्रिक्ट में वो जितने चाहे उतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास को एस्टैब्लिश कर सकता है। प्लस अपॉइंटमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट यहाँ पर हाई कोर्ट ही करेगा उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है, ये जो हाई कोर्ट है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में 36 गुण देखने के पश्चात उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जो कि काफ़ी बेहतर होगा, उनको CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी इन सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मालिक बनाएगा। उसके अलावा इनकी हेल्प के लिए, CJM की हेल्प के लिए, क्योंकि काम ज़्यादा है तो इनकी हेल्प के लिए सेम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के किसी एक जज को एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा, जिसको हम ACJM बोलते हैं। ठीक है, ये इनका पूरा मामला हो गया। अब ACJM को बनाएगा तो वो ACJM को या फिर कोई
पर्टिकुलर पावर ऑफ सीजीएम देगा कि सीजीएम का कोई एक पावर दे दिया या कुछ पावर दे दिया, या फिर सारे के सारे पावर दे देगा कि भाई तुम इनके बराबर ही हो, मतलब एकदम बराबर पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। ये इसमें बताया गया है। अब अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिडिक्शन की बात करें तो लोकल जुरिडिक्शन दिया गया है सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन ये दिया गया है सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, और वो ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये बताया गया है कि जो भी जुरिडिक्शन होगा वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में होगा, यानी कि जितने भी कोर्ट ये होंगे ये हाई कोर्ट के कंट्रोल में आएंगे, इनसे बाहर जाकर कहीं भी काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट देखे रहेगा कि अरे भैया क्या काम कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन्हीं के अंडर में हाई कोर्ट जो है इनके ऊपर रिट को जो है ना क्यों ढेर सारे रिट्स को एक्सरसाइज करता है इसी की वजह से, ठीक है। तो इसमें अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट होगा, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो बाकी के मजिस्ट्रेट्स के लिए भाई डिफ़ाइन करेगा कि क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस को डिफ़ाइन करेगा कि क्या आपका काम है और कहाँ पर आप अपनी कौन सी पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये काम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। वैसे जनरली अगर बात की जाए, जो जनरली होता है वो ये होता है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो एरिया होता है उसी एरिया में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन सर्टेन केसेस, इन सम ऑफ द केसेस जहाँ की मान लीजिए किसी एक अपराधी को अरेस्ट किया गया, उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है वो इतना दूर है कि 24 घंटे में नहीं पहुँच सकते, तो अगर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके ऊपर पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि इस केस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने टेरिटरी से, अपने जुरिडिक्शन से बाहर की भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बताया गया है। इसी के साथ साथ लोकल जुरिडिक्शन में जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताया गया है कि मान लीजिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो 2 डिवीज़न्स में पड़ रहा है, यानी कि एक डिवीज़न यहाँ का है और एक दूसरा डिवीज़न यहाँ का है, तो कुछ केसेस यहाँ का डील कर रहा है, कुछ केसेस यहाँ का डील कर रहा है, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट किसका होगा, किसके लिए उत्तरदायी होगा। तो ये बताया गया है कि जिस एरिया का केस आएगा, जैसे 1 नंबर के एरिया का केस आएगा तो यहाँ के लिए ये उत्तरदायी होंगे, और 2 नंबर के एरिया का केस आएगा तो यहाँ के लिए उत्तरदायी होंगे। ये चीज़ इसमें सेक्शन 14 में बताई गई है। अब इसके सबऑर्डिनेशन पे आते हैं। सबऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप ये समझिए, जनरल सेंस में कॉमन सेंस लगाइए, वो ये है कि हर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सीजीएम का सबऑर्डिनेट होगा, यानी उनके लिए उत्तरदायी होगा। वो क्या काम कर रहा है, सीजीएम के पास ये पावर होगी कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उंगली करके टोक सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ पर जवाब देना पड़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्योंकि सीजीएम भी सेशन जज का जो है वो सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि सेशन जज के कंट्रोल में होता है, उनके गाइडेंस में होता है, उनके लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए ये सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस सीजीएम के, सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहेंगे। बस ये चीज़ बताई गई है इसमें। इसके अलावा बाकी कुछ भी सेक्शन 15 में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसके पावर्स पे आते हैं। पावर्स जो कि दी गई हैं, पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दी गई हैं सेक्शन 29 में, और 29 में ये बताया गया है कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी केस में अप टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है, और वो फ़ाइन कितना भी लगा सकता है, मतलब अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकता है, उस पर कोई वो नहीं है। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ जो फर्स्ट क्लास है वो कुल मिला के अप टू 3 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है और 10,000 तक का फ़ाइन लगा सकता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास उसको 1 साल तक की सज़ा देने का अधिकार दिया गया है, और वो 5 साल तक का 5,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकता है। तो ये इनकी पावर्स हैं। इसके बारे में हम कभी खुलकर अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए खुलकर अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करने से पूर्व सबसे पहले आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में समझना चाहिए, जो कि दिया गया है सेक्शन 2 के,
सेक्शन 2 में मेट्रोपॉलिटन एरिया को बताते हुए ये कहा गया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब वो उस एरिया से होगा जिसको सेक्शन 8 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब सेक्शन 8 में ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मतलब टाउन या कस्बा को, कोई भी टाउन हो या कोई सिटी हो जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, उसको वो मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकते हैं। ये बताया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। तो हर एक मेट्रोपॉलिटन में एरिया में जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें व्यवस्था क्या की जाएगी, जैसे कि अगर बात की जाए सेक्शन 16 से सीधे शुरू करते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो सेक्शन 16 से शुरू करते हैं। तो सेक्शन 16 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो मजिस्ट्रेट भाई, मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उनको इस्टेब्लिश कौन करेगा, उसको इस्टेब्लिश भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के पश्चात करेगी। और इनमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट फिर से हाई कोर्ट ही करेगा, जितना कि उसको सही लगता है। और वो किसी एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, जो कि काफ़ी अच्छा होगा, जिसके अंदर गुण होंगे, उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देगा। और ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाने के पश्चात बाकी के जो भी मजिस्ट्रेट्स होंगे, जो भी इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे, वो इसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो सबऑर्डिनेशन के बारे में आ गया पॉइंट। तो सबऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है इन जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में है वो बताया गया सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में यही बताया गया कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, एक को जो कि काफ़ी अच्छा होगा, 36 गुण मिल रहे होंगे, उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। और बाकी के जो भी होंगे उनको भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है, यानी कि एक हाई कोर्ट एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, यहाँ पर इनको अपॉइंट कर सकता है। अब अगर अपॉइंटमेंट पे आए, अब अगर सबऑर्डिनेशन पे आए, तो सबऑर्डिनेशन दिया गया सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 19 ये कहता है कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो है वो होगा, सबऑर्डिनेट होगा, इनके लिए उत्तरदायी होगा। और हर एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज का जो है सबऑर्डिनेट होगा, वो उनके लिए उत्तरदायी होगा। और इसके अलावा हर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहेगा। ये पूरा इनका सबऑर्डिनेशन का मामला है, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा इसी सेक्शन 19 में एक चीज़ बताई गई है, वो है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का पॉइंट। तो काफ़ी राइटिंग गंदी है लेकिन जल्दबाजी में बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो बाकी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बिजनेस का, कि भाई कौन से पावर्स आपको एक्सरसाइज करने हैं, कहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही पूरी व्यवस्था करेगा। पूरा कंट्रोल वगैरह, पूरा जो सारी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन करने का काम यही होता है। अब इनके सबसे लास्ट पॉइंट में हम इनके पावर्स पे आते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स क्या होती हैं। तो पावर्स के बारे में बताया गया सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट में। और 29 में यही बताया गया है कि एक जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो वही पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है, यानी कि अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है या कितना भी फ़ाइन दे सकता है। ये फ़ाइन अनलिमिटेड है, ठीक है। और एक जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कितनी उसकी पावर होगी, यानी कि वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है और या फिर वो 10,000 तक का फ़ाइन दे सकता है। ये इनका पूरा मामला है। आज का वीडियो काफ़ी कुछ लंबा हो गया है, इसलिए अगले वीडियो में हम अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।